हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके साथ आपकी कक्षा पे। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि P2I जो बैच हमारा है, जो 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर एडमिशन लेना है लेकिन अभी नहीं ले पाए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बैच 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई तक है। अर्थात 31 जुलाई से पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब भी आप अपना एडमिशन डन करें तो उसके लिए AP लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। P2I बैच की विशेषताएं आपको पता है, इसीलिए आपको इस बैच पे हम लोग बार बार आमंत्रित करते हैं कि इस बैच से जुड़िए। साथ ही साथ ध्यान रखिए, अंग्रेजी माध्यम और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों की बैच क्लोजिंग डेट जो है वो 31 जुलाई है। लेकिन इतने समय तक वेट मत करिए, जितना देर में एडमिशन लेंगे उतना ज़्यादा फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बैच से जुड़ना शुरू कर देंगे। पिछली कक्षा में हम लोग आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 पे हम लोगों ने बात किया था। इस बार हमारे पास जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके अंतर्गत 45, 46 और 47। तो आज की कक्षा में इन 3 अनुच्छेदों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये तीनों ही अनुच्छेद अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, क्योंकि एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड, अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीज़ों पे ये अनुच्छेद फोकस करते हैं। और आज इन दोनों ही चीज़ों में भारत एक अपना मुकाम बना पाया है। अर्थात यहाँ पर लिखी बातों को जब जब गंभीरता से लिया जाएगा, यहाँ लिखी बातों को जब जब गंभीरता से देखा जाएगा, तब तक उस पर कोई न कोई विकास हमारे यहाँ अवश्य होता है। और यही कारण है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज विश्व में भारत अपने को स्थापित कर पा रहा है। तो उसके पीछे आर्टिकल 45, 46, 47 या नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए इन अनुच्छेदों को हम देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सीरीज में। सबसे पहले आर्टिकल 45 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था ये है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रासंगिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा संबंधी उपबंध की बात की गई है। शिक्षा संबंधी उपबंध की बात की गई है। ठीक देखा जाए तो निर्देशक सिद्धांतों के रूप में 6 वर्ष की आयु बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का उपबंध किया जाना है। इसे थोड़े और अच्छे से समझें तो यहाँ पर वर्तमान में जो बातें लिखी गई हैं वो ये लिखा गया है कि राज्य प्रयास करेगा, देखिए, राज्य प्रयास करेगा कि बच्चों की प्राथमिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करे जब तक कि बच्चा 6 वर्ष का न हो जाए, 6 वर्ष का न हो जाए। इसका मतलब है कि आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा संबंधी व्यवस्था राज्य करे, राज्य की जिम्मेदारी हो, इस प्रकार की अपेक्षा की गई है। आप जानते हैं ये मौलिक अधिकार नहीं। अर्थात 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए राज्य क्या प्रयास करेगा, ये राज्य की विकास की सीमा, राज्य की आर्थिक विकास की सीमा राज्य की क्षमता पर निर्भर करेगा, न कि राज्य इसके लिए बाध्य। किंतु मैंने पहले भी आपको बताया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें हैं उन बातों का नैतिक दबाव ज़्यादा है। यही कारण है कि राज्य ने काम करने का प्रयास किया। इवन आर्टिकल 45 में पहले जो व्यवस्थाएं थी वो ये व्यवस्थाएं थी कि बालकों की शिक्षा को राज्य देने का प्रयास करेगा। लेकिन बातें यहाँ जब थी
तो वो बाध्यकारी नहीं थी। यही कारण था कि आर्टिकल 45 के संबंध में ही 86वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिलता है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2002 में जब फंडामेंटल राइट्स के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, जब आर्टिकल 21A बनाया गया 42वें संविधान संशोधन, सॉरी, जब 86वें संविधान संशोधन, सॉरी यहां से काटना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जब आर्टिकल 21A बनाया गया, अनुच्छेद 21 बनाया गया और 21A बनाया गया, तो ऐसी दशा में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा की बात है वो मूल अधिकार हो गया। तो मूल अधिकार होने से राज्य इस व्यवस्था को देने के लिए बाध्य हो गया, और ऐसी व्यवस्थाएं 45 में ही थी। तो 45 में फिर संशोधन किया गया, 45 में अमेंडमेंट्स हुआ, और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी अब राज्य के पास रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें लिखी गई बातें इतनी महत्वपूर्ण थी कि राज्य को उसे मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित करना पड़ा। तो आर्टिकल 45 का ये जो स्वरूप है ये हमें देखने को मिलता है। आज 45 प्राथमिक देखभाल की बात करता है और शिक्षा की बात करता है। तो इस संबंध में राज्य ने प्रयास किया है। राज्य के क्रियान्वयन को अगर हम लोग देखें तो एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रसिद्ध रूप से हमें विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। तो इस आंगनवाड़ी कार्यक्रम का सीधा सीधा जो संबंध है वो आर्टिकल 45 के क्रियान्वयन से है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल होती है, उनके पोषाहार वगैरह की व्यवस्था होती है, उनकी प्राथमिक देखभाल होती है, साथ ही साथ उनके शिक्षा की भी व्यवस्था आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। तो ये 45 से ही प्रेरित होके आगे हमें देखने को मिलता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सरकार द्वारा क्रियान्वयन की बात करें तो 45 के बाद 86वां संविधान, 45 पर 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, जिसके माध्यम से आज जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क व्यवस्था मिल रही है। सरकार ने 86वां संविधान संशोधन पेश किया और बाद में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया, जिसने प्राथमिक शिक्षा से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। साथ ही साथ अगर वर्तमान की शिक्षा नीति अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुच्छेद 45 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है, जहाँ पर विशेषकर जो हमारे छोटे बालक हैं, जो 6 वर्ष से कम उम्र के हैं या उससे जो थोड़े ऊपर उम्र के हैं, इन दोनों लोगों को जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो मातृभाषा में मिले। तो इस तरीके की कुछ प्रावधान, कुछ अपेक्षाएं यहाँ राज्य के द्वारा की गई थी कि राज्य ऐसा करेगा। तो राज्य ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार के प्रयास किए हैं, जो हमें देखना था। अगले अनुच्छेद पे आते हैं। अगले अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल 46 के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 46 बहुत कुछ अनुच्छेद 15 के 4 के साथ मिलता जुलता जैसा दिखता है, हालांकि दोनों अलग हैं। 46 है और 15 का 4 है। 15 का 4 मूल अधिकार है, 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो दोनों में अंतर तो है, लेकिन दोनों की जो बातें हैं वो देखने में थोड़ा सा एक जैसी लगती है। यही कारण है कि आयोग ने एक बार सवाल भी पूछा कि निम्नलिखित में से निदेशक तत्वों की पहचान कीजिए, और उसमें सारी बातें मौलिक अधिकार की होती हैं और ये एक बात निदेशक तत्व की होती हैं। लोगों को लगता है कि ये भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसकी लिखावट 15 के 4 के साथ बिल्कुल स्पष्टता मैच करा दी जाती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब तक स्पष्ट रूप से अनुच्छेदों में जो बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं उसका ज्ञान नहीं होगा, तो गलतियां होने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। इसी क्रम में आर्टिकल 46 में क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है कि
राज्य प्रयास करेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति, आप देखोगे संविधान में तो इसको पिछड़ा वर्ग लिखा होगा, पिछड़ा वर्ग, और जब भी संविधान में पिछड़ा वर्ग लिखा हो तो उसका अर्थ होता है एससी और एसटी। ध्यान रखिए, कई बार आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं, कई बार आप दुविधा में चले जाते हैं कि पिछड़ा वर्ग लिखा है तो कहीं ओबीसी तो नहीं। नहीं, संविधान में पिछड़ा वर्ग का मतलब है एससी और एसटी। ध्यान रखिएगा, ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का उपयोग होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का। पिछड़ा वर्ग का मतलब है एससी एसटी। तो राज्य प्रयास करेगा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग जो वीकर सेक्शन है, इनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही प्रयास किया जाए कि ये शोषण से इनकी रक्षा हो सके। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग जिसमें एससी एसटी शामिल है के शैक्षिक विकास, एससी एसटी जिसमें पिछड़ा वर्ग शामिल है, और साथ ही साथ कमजोर वर्ग, कहीं कहीं इसको दुर्बल वर्ग लिखा मिलेगा आपको, दुर्बल वर्ग। तो कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करेगा, साथ ही साथ इनकी शोषण से रक्षा करेगा। तो कई बार इसको उस तरीके से लिखा जाता है जैसे 15 के 4 में है। 15 के 4 में लिखा होता है कि राज्य प्रयास करेगा, यदि राज्य लिखा है 15 के 4 में कि यदि राज्य पिछड़ा वर्ग जिसमें एससी एसटी शामिल हैं उनके सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कोई विशेष उपबंध बनाता है या विशेष उपबंध बना सकता है, ऐसा करना 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसको वैसे ही मैच करा दिया जाता है, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास कर सकता है या शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करेगा। तो ये जो राज्य शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करेगा ये 15 के 4 में भी था, लेकिन यहाँ और वहाँ में अंतर है कि यहाँ कमजोर वर्ग मतलब दुर्बल वर्ग भी जुड़ा हुआ है, जबकि 15 का 4 केवल पिछड़ा वर्ग की बात करता है, दुर्बल वर्गों की बात नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है कि दुर्बल वर्ग की बात अगर कहीं भी जुड़ गई तो आप समझेंगे कि वो आर्टिकल 46 है। अगर दुर्बल वर्ग नहीं है, केवल एससी एसटी है, तो वो आर्टिकल 15 का 4 है। दोनों की जिम्मेदारी राज्य की है, बस 15 के 4 में राज्य बाध्य है और 46 में राज्य बाध्य नहीं है। तो यहाँ विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के विशेषकर बात करें तो शैक्षणिक डेवलपमेंट के लिए और आर्थिक विकास के लिए, अर्थात आर्थिक रूप से इनका शोषण न हो सके, इसके लिए राज्य को प्रयास करने के लिए कहा गया। अब पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक विकास के लिए, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, राज्य ने क्या प्रयास किए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के आयोगों की स्थापना देखने को मिलती है, जो विभिन्न प्रकार के कमजोर वर्ग तथा साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए दिखाई पड़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमें 1993 से दिखता है। ऐसे ही कमजोर वर्ग के रूप में महिलाओं को हम देखते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। ऐसे ही बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007। इसी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 93, जिसे 102वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 ख के अंतर्गत बी के अंतर्गत रख दिया गया, जो कि अब संवैधानिक आयोग है। इसी तरीके से ठीक है, हाँ, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो इसी तरीके से ये अब संवैधानिक आयोग है। तो राज्य ने इसके लिए प्रयास किए, राज्य से अपेक्षा की गई कि राज्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्गों के लिए प्रयास करे कि उनका शैक्षणिक डेवलपमेंट हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, अर्थात शोषण से रक्षा हो सके। तो इसके लिए हमारे राज्यों ने ऐसे बड़े मजबूत संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोगों की रचना की, जिनका मूल उद्देश्य ही इनके रक्षा सुरक्षा और इनके विकास पे काम करना है, जो हम देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं।
अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47, अनुच्छेद 46। क्यों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 47? आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद 47। अगर हम 47 की बात करें तो 47 बड़ा महत्वपूर्ण है और 47 का संबंध देखने में तो स्वास्थ्य से है, लेकिन वास्तविक अर्थों में 47 का अगर हम लोग संबंध देखें तो भारत की आर्थिक समृद्धि से जुड़ता है। भारत में गरीबी रेखा के समाप्ति से जुड़ता है। ये थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। आइए समझते हैं आर्टिकल 47 कैसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करे। पोषाहार स्तर, आप समझते हैं पोषाहार स्तर। एक समय था 2004 के पहले जब भारत में गरीबी रेखा का मापन होता था, तो गरीबी रेखा के मापन के लिए जो फार्मूला हमारे पास था, जो आधार था, वो पोषाहार स्तर ही था। हम देखते थे कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है या कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, तो उसके लिए मानक क्या था? उसके लिए मानक था कैलोरी ऊर्जा। देखिए, उसके लिए क्या मानक होता था? कैलोरी ऊर्जा मानक होता था। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश का है तो 2400 कैलोरी ऊर्जा उसे चाहिए होती थी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 2400 कैलोरी ऊर्जा। और अगर शहरी क्षेत्र का है तो 2100 कैलोरी ऊर्जा। और ये मानक होता था गरीबी रेखा के ऊपर होने का। जिनको ये मिल रहा है वो एपीएल होते थे और जो इससे नीचे होते थे वो बीपीएल होते थे, गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। मतलब हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, इसका मानक कभी कैलोरी ऊर्जा होती थी। और ये कैलोरी ऊर्जा कहाँ से आती है? पोषाहार से आती, न्यूट्रिशन से आती। तो राज्य प्रयास करेगा कि पोषाहार स्तर बढ़े, क्योंकि अगर पोषाहार स्तर खराब रहा तो हमारे जो लोग हैं वो स्वस्थ नहीं होंगे, हमारे जो लोग हैं वो मजबूत नहीं होंगे। क्योंकि पोषाहार स्तर जो है, पोषाहार स्तर जो पोषाहार है ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ता है, लोगों के पोषण से जुड़ता है, पोषण से जुड़ता है, सुपोषण से जुड़ता है। और अगर पोषण नहीं मिला तो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। पोषण नहीं मिला तो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। कुपोषित लोग जो हैं वो बीमार होते हैं। और मैक्सिमम व्यक्ति अगर बीमार होगा तो देश की भी स्थिति कहीं ना कहीं बीमारू ही होगी। देश भी हमारा बीमार होगा, बीमारू देश होगा। और आप बीमारू देश का मतलब समझते हैं, ऐसे देश जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो, वो बीमारू राष्ट्र ही होता है। तो कैसे पोषाहार स्तर से बदलेगा? पोषाहार स्तर से बदलेगा कि पोषाहार स्तर से स्वास्थ्य। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो स्वस्थ होने में उसकी जो उत्पादकता होती है, उत्पादकता वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता जो है वो ज्यादा होती है, कार्य क्षमता ज्यादा होती है, जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और आप जानते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उनका निर्यात ज्यादा होगा, जिनका निर्यात ज्यादा है उनका लाभ ज्यादा होगा। और ये प्रति व्यक्ति लाभ अगर ज्यादा है तो राष्ट्रीय आय भी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिस देश की राष्ट्रीय आय प्लस 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 है, आप समझते हो वो देश स्वस्थ है, वो देश विकसित है, वो देश समृद्धि को प्राप्त करने वाला है, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो पोषाहार स्तर इस बात को निर्धारित करता है कि किसकी आर्थिक समृद्धि होगी और किसकी आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। इसलिए आर्टिकल 47 में बड़े महत्वपूर्ण रूप से पोषाहार स्तर को बढ़ाने की बात की गई है।
और ध्यान रखिए, जब पोषाहार स्तर बढ़ाया जाएगा तो जीवन स्तर साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों का जीवन स्तर भी उच्च करे। अर्थात जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जिस भी रूप में लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य का होना चाहिए। क्योंकि जीवन स्तर ऊंचा होने से व्यक्ति स्वास्थ्यगत समस्याओं से दूर रहता है। ऐसी स्थिति में ये दो चीज अगर कर दिया जाए, जीवन स्तर उच्च होने का मतलब क्या है? साफ सफाई। अगर साफ सफाई की जागरूकता फैला दी जाए और साफ सफाई के लिए राज्य थोड़ा सा ज्यादा बेहतर स्तर पे काम करे तो जीवन स्तर उच्च हो जाता है। और अगर साफ सफाई नहीं है, पोषाहार अच्छा होता हुए भी साफ सफाई अगर ठीक नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में फिर से वो जो स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसलिए राज्य से अपेक्षा की गई कि पोषाहार स्तर के साथ साथ जीवन स्तर को भी ऊंचा बताए। साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। लोक स्वास्थ्य को क्या करेगा? प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। हमारे राज्य ने बड़ी गंभीरता से 47 को लिया, स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में माना। और आज स्वास्थ्य की स्थिति यह है भारत में कि भारत का मेडिकल सेक्टर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेडिकल सेक्टर है। संख्या की बात करें, लोकप्रियता की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पे। भारत का मेडिकल टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है और कोई भी ऐसा अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं है जो सक्सेस रूप से भारत ने किया ना। कोरोना काल के दौरान लोक स्वास्थ्य से संबंधित आपने देखा पूरी दुनिया को भारत ने मदद की। दुनिया ने एक वैक्सीन 2 वैक्सीन बनाने में समय लगा दिया। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 वैक्सीन जो है वो बन के तैयार हुई और हमने अपने लोगों तक भी उस मदद को पहुंचाई, दूसरों को भी दिया। तो स्वास्थ्य के मामले में भारत ने अत्यधिक प्रगति की है। स्वास्थ्य के मामले में भारत ने बहुत मजबूती से काम किया। राज्य से अपेक्षा की गई थी कि राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में माने, राज्य ने माना। इतनी बड़ी आबादी वाला देश है भारत और आज ये पोलियो मुक्त है। पोलियो मुक्त है। आज भी पश्चिमी एशिया, पश्चिमी मध्य एशिया से आने वाले जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट लेके आना होता है कि उनको पोलियो नहीं। भारत में भारत पोलियो मुक्त हो गया। एक बहुत बड़े युद्ध स्तर पे ऐसी व्यवस्था, ऐसे रोगों के निदान के लिए भारत ने कार्यक्रम चलाए। पोलियो नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां, महामारियां थी, चेचक, हैजा और बड़ी बीमारी के रूप में कुष्ठ रोग, टीबी, और इन सभी बीमारियों के लिए हमारा राज्य जो है वो निःशुल्क रूप से बड़े स्तर पे योजना चला के और बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरीके से, जो संक्रामक बीमारियां थी, जो महामारियां थी, राज्य ने समाप्त किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि राज्य स्वास्थ्यगत रूप से लोगों को हर वो सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। भारत में अगर बड़े सेक्टर की बात करें, भारत में अगर बड़े अच्छे मेडिकल चिकित्सालयों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो अगर आप रैंकिंग में देखेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल के ही नाम आएंगे। एम्स जैसे हॉस्पिटल जिन पे आज भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट लोगों का है, और वो इसलिए है क्योंकि राज्य ने इसको गंभीरता से लिया। साथ ही साथ राज्य से अपेक्षा की गई कि जो मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उन्हें प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाएगा सिवाय चिकित्सकीय उपयोग के। अर्थात चिकित्सकीय उपयोग के अलावा, चिकित्सकीय उपयोग से भिन्न किसी भी प्रकार के उपयोग में जो मादक पेय हैं उनको रोकने का प्रयास राज्य करेगा। राज्य लगातार कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात वहां पे नशीले पदार्थों की बिक्री बंद है। और कुछ राज्य इस क्रम में अभी ऐसे निर्णय लेंगे। सभी में क्यों नहीं बंद है? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये कोई मूल अधिकार नहीं है कि यहाँ लिखा है तो राज्य करेगा। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता, आर्थिक विकास की सीमा के भीतर रहते हुए करेगा। तो हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य ऐसा करेगा।
साथ ही साथ नशे के रूप में दवाइयों के बहुत सारे प्रयोग हमें देखने को मिले हैं, उसको भी राज्य प्रतिबंधित करेगा। पेयों औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। हम देखते हैं कि हर वर्ष एक लिस्ट जारी होती है सरकार के द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का, प्रतिबंधित दवाएं जो कि सामान्यतः मेडिकल स्टोर पे आपको नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही मिलेंगी। तो ऐसी दवाइयाँ जो चिकित्सकीय उपयोग के लिए अनिवार्य हैं लेकिन उनका प्रयोग अन्य तरीके से हो सकता है, तो राज्य उस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। और हर बार हमें देखने को मिलता है ऐसे ही जो खिलाड़ियों से संबंधित, एथलीट से संबंधित डोप टेस्ट है, तो वहां पर भी इसी तरीके की चीजों को देखा जाता है कि जो औषधियां हैं इनका प्रयोग औषधियों के रूप में हो, अन्य किसी रूप में, भिन्न प्रयोग में इन्हें न लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्य को जो भी जिम्मेदारी जहां भी दी गई है, राज्य लगातार डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। एक भी ऐसा कोई सिद्धांत, एक भी ऐसा कोई वाक्य हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 47 तक पहुंच गए हैं, एक भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जिस पे राज्य ने काम न किया हो। आर्टिकल 47 पे तो बड़ी मजबूती से राज्य ने काम किया है। साथ ही साथ वर्तमान में देखा जाए तो भारत के विभिन्न राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में शराब बंद है। साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने संचालित किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे सरकार ने चलाना शुरू किया है। आयुष्मान भारत योजना आज देख सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कह रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा संचालित जो है वो चिकित्सकीय सुविधाओं से संबंधित व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जिन अनुच्छेदों को हम लोगों ने आज की कक्षा में देखने का प्रयास किया है। विशेषकर 45, 46 और 47 इन 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य मजबूती से काम करे, और राज्य यहाँ पर मजबूती से काम करते हुए हमें दिखाई भी पड़ता है। ठीक है, तो जाते जाते आपको मैं बता दूं, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि P2I जो बैच हमारा है, जो 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर एडमिशन लेना है लेकिन अभी नहीं ले पाए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बैच 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई तक है, अर्थात 31 जुलाई से पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब भी आप अपना एडमिशन डन करें तो उसके लिए AP लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। P2I बैच की विशेषताएं आपको पता है, इसीलिए आपको इस बैच पे हम लोग बार बार आमंत्रित करते हैं कि इस बैच से जुड़िए। साथ ही साथ ध्यान रखिए, अंग्रेजी माध्यम और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों की बैच क्लोजिंग डेट जो है वो 31 जुलाई है, लेकिन इतने समय तक वेट मत करिए। जितना देर में एडमिशन लेंगे उतना ज़्यादा फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बैच से जुड़ना शुरू कर देंगे। तो आप हमें आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अमरेंद्र पांडे नोट्स ये टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अमरेंद्र पांडे 1 इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ amrendra.pandey@studiiq.com यहाँ आप मेल कर सकते हैं और मेल का आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ जो सहयोग होगा वो आपको किया जाएगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ, और कल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में हम 48, 49, 50 और 51 को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ते रहिए, नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी क्लास को लाइव करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।